So दोस्तों नवंबर एग्जाम आ रही है पास एंड द काउंटडाउन हैज ऑलरेडी बिगिन। इन लास्ट टॉपिक एपिसोड नंबर 2 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमने रिवाइज किया था और हमने हमारे पास एक बास्केट लिया था जिसमें हमने ऐड किए थे 10 मार्क्स। हम इस एपिसोड में उस बास्केट को हमारे साथ लेके आए जहां हम आज रिवाइज करेंगे एक और टॉपिक और उसमें ऐड करेंगे कुछ और मार्क्स। माय डियर फ्रेंड्स, आई सी अंशुल अग्रवाल वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इन सीए फाउंडेशन अकाउंट्स फास्ट ट्रैक रिविजनरी वेब सीरीज सीजन नंबर 1 एपिसोड नंबर 3। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जिसको लेके स्टूडेंट्स के मन में बड़ा ही डर बना होता है, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना प्रिपेयर करके चल जाए, बट फिर भी एग्जामिनेशन में वो कंफ्यूज हो ही जाता है और उसके थोड़े चांसेस भी है। सो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कंसाइनमेंट अकाउंट्स। सो जैसा कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं आपके लिए यहां प्रेजेंटेशन लेके नहीं आया हूं, मैं आपके साथ सेल्फ स्टडी करने आया हूं। सो प्लीज टेक द राइटिंग पैड्स विद यू, योर रजिस्टर्स विद यू एंड लेट्स स्टार्ट स्टडीइंग। सो हम क्या करते हैं, फिर से यहां पे पहले आज के लेक्चर का एक प्रोसेस डिसाइड करते हैं, एक फ्लो डिसाइड करते हैं, व्हाट विल बी आवर टेबल ऑफ कंटेंट। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम इस टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं बाय नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग कंसाइनमेंट बिजनेस। ये बिजनेस को समझेंगे, क्या होता है कंसाइनमेंट, किस तरीके से होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो सब हम यहां समझेंगे। देन सेकेंड थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज ट्रांजैक्शन वाइज अकाउंटिंग, राइट फ्रॉम द इंसेप्शन। हम देखेंगे कि पहली बार क्या ट्रांजैक्शन होता है और हर स्टेज पे किस तरीके से अकाउंटिंग यहां पे इन्वॉल्व होती है। उसके बाद में वी विल स्टडी कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट प्राइस, इनवॉइस प्राइस एंड लोडिंग। देन वी विल स्टडी the various types of losses. We will study the various types of commissions. करेक्ट, अलग अलग टाइप के लॉसेस देखेंगे, अलग अलग टाइप के कमीशंस देखेंगे। We will understand about valuation of closing stock. सो कंसाइनी के पास में जो अनसोल्ड स्टॉक बचता है उसका वैल्यूएशन हम यहां समझेंगे। शायद ये वो सेगमेंट है जहां बच्चे कुछ ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। ये सब होने के बाद वी विल डू ICAI पेपर एनालिसिस, वी विल डू RTP analysis, and then at last we will solve May 2019 and एकदम लेटेस्ट November 2019 RTP questions. Correct? So RTP means revisionary test papers और ये रिविजनरी टेस्ट पेपर्स आईसीआई की वेबसाइट पर अवेलेबल है, लेकिन आपको बॉदर करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए सारा मटेरियल मैंने गूगल ड्राइव फोल्डर में स्टोर कर रखा है, जिसकी लिंक मैंने यहां डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखी है। सो यू कैन सिंपली क्लिक दिस लिंक एंड एक्सेस दैट फोल्डर। सो दोस्तों ये है हमारा आज का टारगेट, ये है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स। इस तरीके से हमें इस टॉपिक को, इस एपिसोड को आगे बढ़ाना है और यूजफुल बनाना है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि 23 आवर्स आप खुद को दीजिए, लेकिन 1 घंटा आप मुझे दीजिए। सो इसकी शुरुआत हम कर चुके हैं और आज हमें तीसरे एपिसोड में दोस्तों, ये एपिसोड अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और ये समझने के बाद कुछ और समय दीजिएगा, कंसाइनमेंट को पढ़ के आज ही खत्म कर दीजिएगा। करेक्ट? सो लेट अस स्टार्ट विद नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग कंसाइनमेंट बिजनेस। क्या होता है कंसाइनमेंट बिजनेस? सो समझते हैं। My dear friends, this person A, he is either a producer or a distributor or
wholesaler, and this person B, he is retailer, and then comes C. C means the customer, correct? So ये जो चेन है, हाउ गुड्स रीचेस फ्रॉम अ प्रोड्यूसर टू द कस्टमर, तो उसके बीच में यहां पे एक इंटरमीडिएट इन्वॉल्व है, रिटेलर. सो होता क्या है, ये प्रोड्यूसर, ये मैन्युफैक्चरर जो हर जगह दुकान नहीं खोल सकता, वो कस्टमर को रीच कैसे करे, लेकिन वो कस्टमर को रीच ऐसे कर सकता है कि हर सिटी के हर गली के हर चौराहे पे किसी की तो दुकान होगी, और वो किसी को होता है बी. तो ए जो होता है, ए इज नोन एज कंसाइनर एंड बी इज नोन एज कंसाइनी. सो ए बी को जाता है और कहता है कि भाई आप मेरे गुड्स बेचिए. बी कहता है मैं आपके गुड्स में इन्वेस्ट क्यों करूं, your product is new, you are new, why should I invest my money in your particular business or your goods? So ए कहता है आपको मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने गुड्स अपनी रिस्क पे आपके दुकान पे रख के जाता हूं. आप सिर्फ इतना कीजिए कि जब कस्टमर आपके यहां आता है तो आप कस्टमर को वो बेचने की कोशिश कीजिएगा. सो ये पूरे अरेंजमेंट में व्हाट इज स्टेप नंबर 1, क्या होता है फर्स्ट स्टेप? तो स्टेप नंबर 1 होता है कि कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स, मार्क माय वर्ड्स, कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजता है, न कि बेचता है. दिस डिफरेंस इन दीज टू वर्ड्स. कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजता है, न कि बेचता है. और ये दोनों वर्ड्स में डिफरेंस होता है. कंसाइनर इज सेंडिंग द गुड्स, ही इज नॉट सेलिंग द गुड्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कंसाइनमेंट में ओनरशिप किसकी होती है? हु इज द ओनर ऑफ द गुड्स? कंसाइनर. हु बियर्स ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ द गुड्स? कंसाइनर. लेकिन वो गुड्स का पजेसर कौन होता है? कंसाइनी होता है. सो माय डियर फ्रेंड्स, स्टेप नंबर 1, कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजता है और वो उन गुड्स के साथ एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है, एंड दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज प्रो फॉर्मा इनवॉइस. अब स्टेप नंबर 2 यहां पे क्या हो सकता है? स्टेप नंबर 2 ये हो सकता है कि दिस कंसाइनी मे गिव सम एडवांस और मे नॉट गिव एडवांस, टोटली डिपेंड्स. अब ये कंसाइनर जब कंसाइनी को गुड्स भेजता है तो वो गुड्स के साथ कुछ एक्सपेंसेस भी इंकर करता होगा, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दैट बिकम्स अवर ट्रांजैक्शन नंबर 3, करेक्ट? कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजता है एंड ही इंकर्स एक्सपेंसेस ऑन इट. अब ये गुड्स जब कंसाइनी को मिलते हैं तो कंसाइनी उस पर कुछ एक्सपेंसेस इंकर करता होगा, दैट विल बी ट्रांजैक्शन नंबर 4. अब कंसाइनी क्या करता है? ये गुड्स कस्टमर को बेचता है. प्लीज अंडरस्टैंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं. The transaction between B and C, it is known as, the transaction between B and C is known as B2C, whereas the transaction between A and B is known as B2B. Now what do you mean by B2B and B2C? B2B means business to business and B2C means business to customer. So जब A B को गुड्स भेज रहा है तो वो दो बिजनेसमैन के बीच का ट्रांजैक्शन है. बी इज नॉट द एंड कंज्यूमर. ए होलसेलर है, बी रिटेलर है. लेकिन जब बी ये गुड्स सी को कस्टमर को बेच रहा है तो सी इज द एंड कंज्यूमर, दैट इज नोन एज बी टू सी. सो कंसाइनमेंट सेल इज अ बी टू बी पैटर्न ऑफ द बिजनेस, मोड ऑफ द बिजनेस, करेक्ट? तो बी क्या करता है, कंसाइनी क्या करता है, ये गुड्स सी को बेचता है और वो प्राइस पे बेचता है जिस प्राइस पे ए ने बेचने के लिए कहा है, उन टर्म्स पे बेचता है जिन टर्म्स पे ए ने बेचने के लिए कहा है. कैश सेल, क्रेडिट सेल, नेगोशिएशन, दिस दैट, all the terms are dictated by the consignor, because guys, consignor is the principal and consignee is an agent. So consignor and consignee shares what type of relationship? Principal agent relationship. So दोस्तों यहां पे ए बी को गुड्स बेचता है, बी कस्टमर को बेचता है और जिसके बदले ए बी को देता है अलग अलग टाइप के कमीशंस. ए बी को रिम्बर्स करता है सारे एक्सपेंसेस
कंसाइनर कंसाइनी से कहता है पूरी ताकत लगा दे मेरे गुड्स बेचने के लिए, जो भी खर्चा होगा मैं तुझे रिइंबर्स करके दूंगा, बट गिव योर बेस्ट टू सेल द गुड्स। जो भी टर्म्स होते हैं, जो भी कैश सेल, क्रेडिट सेल, डिफरेंशियल प्राइसिंग, वो सारे टर्म्स कौन डिक्टेट करता है? कंसाइनर डिक्टेट करता है। और दोस्तों पीरियड एंड होने पे, जो भी उनका पीरियड है, वो पीरियड एंड होने के बाद कंसाइनी कंसाइनर को एक स्टेटमेंट भेजता है एंड दैट स्टेटमेंट इज नोन एज अकाउंट सेल। This statement contains the details of the goods received, goods sold, expenses incurred, commission due, and then along with account sale he also sends the final remittance to the consignor. So my dear friends, अगर आप ये देखेंगे, पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे, तो ये पूरे स्ट्रक्चर में who is the person who is taking all the risk, who is bearing all the risk, जिसके गुड्स, जिसका पैसा पूरा स्टेक पे लगा है, वो पर्सन है ये ए मतलब कंसाइनर। सो यहां हमें अकाउंटिंग देखना है इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनी की अकाउंटिंग बहुत सिंपल है, क्योंकि वो कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहा है तो उसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होगी। उसकी अकाउंटिंग सिर्फ तब होगी जब उसका कमीशन ड्यू होगा और उसका कमीशन रिसीव होगा, करेक्ट। सो मेन यहां पे जो अकाउंटिंग हमें देखना है वो है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। सो दोस्तों पॉइंट नंबर 1 हमने देखा था अंडरस्टैंड कंसाइनिंग बिजनेस, ये एक बर्ड आई व्यू हमने लिया है। अब हम समझते हैं ट्रांजैक्शन वाइज अकाउंटिंग। हमने ये पूरी स्टोरी तो समझ ली है, लेकिन हम देखते हैं कि हाउ द अकाउंटिंग इज इफेक्टेड। ट्रांजैक्शन वाइज अकाउंटिंग, सो इन दोनों पार्टीज के बीच में अकाउंटिंग इवेंट्स क्या क्या होते हैं और अकाउंटिंग किस तरीके से होती है, ये अभी हमें यहां समझना है। सो सबसे पहला ट्रांजैक्शन कब होता है? कंसाइनर कंसाइन गुड्स टू कंसाइनी। अब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स या तो कॉस्ट प्राइस पे बेच सकता है या फिर इनवॉइस प्राइस पे बेच सकता है। नाउ व्हाट इज दिस कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज दिस इनवॉइस प्राइस, ये हम इस ट्रांजैक्शन वाइज अकाउंटिंग के बाद समझेंगे। लेकिन ब्रॉडली जब भी कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजता है तो कंसाइनर के बुक्स में अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है? उसके बुक्स में अकाउंटिंग एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, करेक्ट। तो अगर उसने गुड्स कॉस्ट प्राइस पे भेजा है तो कॉस्ट प्राइस पे एंट्री होगी, और अगर ये गुड्स इनवॉइस प्राइस पे भेजा है तो ये एंट्री किस प्राइस पे पास होगी? इनवॉइस प्राइस पे पास होगी। लेकिन अगर ये गुड्स इनवॉइस प्राइस पे उसने भेजे हैं तो यहां पे उसको कुछ और करना पड़ेगा, दैट इज रिवर्सल ऑफ लोडिंग। अगेन जस्ट होल्ड ऑन फॉर 5 मिनट्स, ये कंसेप्ट लोडिंग का भी हम यहां रिवाइज करेंगे। सो लोडिंग जब इसमें इंक्लूडेड है इनवॉइस प्राइस में तो उसको रिवर्स करना होगा, तो ये एंट्री रिवर्स होगी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू consignment account credit, and this entry is passed with the amount of loading, correct. So this is the first transaction. Now when the consignor send goods to consignee, he has to incur some expenses. अब मैं यहाँ थोड़ा abbreviations यूज कर रहा हूँ। consignor expenses, कंसाइनर जो भी एक्सपेंसेस इंकर करता है, दोस्तों ये चीज याद रखना, ये सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं दे आर नॉन रिकरिंग। कंसाइनर के सारे एक्सपेंसेस नॉन रिकरिंग होते हैं। क्या मतलब होता है नॉन रिकरिंग का? वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में आपने पढ़ा होगा, जब हम रिवाइज करेंगे हम समझेंगे। कंसाइनर एक्सपेंस बेयर करता है, क्या एंट्री पास करता है? नॉमिनल अकाउंट डेबिट करता है। व्हाट इज द नॉमिनल अकाउंट दैट ही इज यूजिंग राइट नाउ? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट। सो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे करता है, ट्रांजिट इंश्योरेंस पे करता है, ऑक्ट्रॉय पे करता है, और भी कुछ चार्जेस अगर पे करना, टोटली डिपेंड्स कंसाइनर और कंसाइनी के अरेंजमेंट क्या है। मैक्सिमम सिचुएशंस में ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्सेस सारे कंसाइनी पेयर करता है, बट अगेन टोटली डिपेंड्स। सो कंसाइनर के जो एक्सपेंसेस होते हैं उसकी एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब ये सारे गुड्स पहुंचते हैं कंसाइनी के डेस्टिनेशन पे, तो कंसाइनी इंकर करता होगा कुछ एक्सपेंसेस,
कंसाइनी जो एक्सपेंसेस इंकर करता है, क्लियरिंग एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, स्टोरेज चार्जेस हो सकते हैं, अलग अलग एक्सपेंसेस वो बियर करता है, वो पे करता है। ये सारे जो एक्सपेंसेस कंसाइनी पे करता है दोस्तों, ये सारे एक्सपेंसेस, ऑल दीज एक्सपेंसेस आर नॉट नेसेसरीली नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। यस माय डियर फ्रेंड्स, कंसाइनी के जो एक्सपेंसेस होते हैं दे कैन बी रिकरिंग एज वेल एज दे कैन बी नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। तो हमें उसको बाइफरगेट करना होता है व्हेन वी डू वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तब हम देखेंगे। कंसाइनी ने ये एक्सपेंसेस किसके लिए किया है? कंसाइनमेंट के लिए किया है। तो कंसाइनर के बुक्स में एंट्री पास होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू हु इज द गिवर ऑफ द एक्सपेंस। ये एक्सपेंस पे किसने किया है? कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट क्रेडिट। करेक्ट, इसलिए मैं यहां लिख देता हूं ट्रांजैक्शन वाइज अकाउंटिंग इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनर। ओके, अब इट डिपेंड्स ऑन द टर्म्स ऑफ द कंसाइनर एंड कंसाइनी। कंसाइनी may give advance to consignor. Advance can be given either by cash or by check, that is bank, or by a bills of exchange, that is bills receivable. So consignor के बुक्स में इसकी एंट्री क्या होगी दोस्तों? कैश अकाउंट डेबिट, अगर कैश है तो, चेक दिया है तो बैंक अकाउंट डेबिट, और अगर बिल ड्रॉ किया है तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, bills receivable account debit to consignee account credit. Correct. Now consignee will sell the goods as per directions of the consignor. So consignee कैश में बेचना है, क्रेडिट में बेचना है, किस प्राइस पे बेचना है, सब कंसाइनर टर्म्स डिक्टेट करेगा। तो ये पैसा पूरा किसके पास है? अगर हम कंसाइनर है तो हमें ये देखना है कि ये जो गुड्स बेचा, ये गुड्स का पैसा किसके पास है? ये पूरा के पूरा पैसा है कंसाइनी के पास। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू इट इज माय इनकम। सो नॉमिनल अकाउंट क्या है? कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। नाउ कमीशन विल बिकम ड्यू। जब कमीशन ड्यू होता है तो उसकी क्या एंट्री पास होती है दोस्तों? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट। करेक्ट। जरूरी नहीं है जितना हमने स्टॉक कंसाइनी को दिया है पूरा के पूरा स्टॉक सेल हो गया होगा। सो फिर हमें करना होता है यहां पे वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और उसकी अकाउंटिंग एंट्री पास करनी होती है। प्लीज अंडरस्टैंड दोस्तों, ये जो स्टॉक होता है ये स्टॉक का ओनर होता है कंसाइनर, लेकिन इसका पोजेसर होता है कंसाइनी। तो कंसाइनर के बुक्स में हम इसकी क्या एंट्री पास करेंगे यहां पे? टू अकाउंट फॉर दिस स्टॉक। सो एंट्री विल बी consignment stock account debit to कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। अब दोस्तों यहां पे समझने वाली बात यह है कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन आप देखिए, ओरिजिनली इफ कंसाइनर हैज कंसाइंड गुड्स टू कंसाइनी एट कॉस्ट प्राइस, तो ये स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस पे होगा। But if originally consignor has consigned goods to consignee at invoice price, तो ये गुड्स का वैल्यूएशन होगा इनवॉइस प्राइस पे। और अगर ये गुड्स का वैल्यूएशन होगा ना इनवॉइस प्राइस पे, तो इस इनवॉइस प्राइस में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट मतलब लोडिंग इंक्लूडेड होगा। और दोस्तों हमें करना होगा रिवर्सल ऑफ लोडिंग। अगर कॉस्ट प्राइस पे है तो लोडिंग का सवाल ही नहीं उठता है, बट अगर इनवॉइस प्राइस पे है तो उसमें लोडिंग इंक्लूडेड होगा। और लोडिंग जब आप रिवर्स करते हैं तो आप एंट्री पास करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू एक अलग अकाउंट यूज किया जाता है, स्टॉक रिजर्व account. Consignment account debit to stock reserve account, and this entry is passed only with the amount of loading. And now my dear friends, at last we balance consignment account and we ascertain
profit or loss on consignment? If there is profit on consignment, what entry do we pass? We pass accounting entry consignment account debit. To P&L account credit. And if there is loss on consignment, we pass accounting entry absolutely inverse, P&L account debit to consignment account credit. P&L account debit to कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, करेक्ट। तो दोस्तों इस तरीके से हम ये एंट्रीज यहां पे करते हैं पास, और इस तरीके से होती है पूरी अकाउंटिंग, ट्रांजैक्शन वाइज अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, करेक्ट। सो हमने यहां पे पहले दो एडजस्टमेंट्स को देख लिया है, समझ लिया। इसको मैं करता हूं टिक मार्क, बहुत प्रॉड हो गया, नो प्रॉब्लम। इसको मैं करता हूं यहां पे टिक मार्क, और अब मैं आगे बढ़ता हूं थर्ड पॉइंट की तरफ। और मेरा थर्ड पॉइंट क्या है दोस्तों, यहां पे मुझे समझना है व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ लोडिंग, कॉस्ट प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस। लेट अस सी, लेट अस अंडरस्टैंड। कंसेप्ट है बहुत आसान दोस्तों। होता क्या है, एग्जाम में आपको दो फिगर्स दी होती है, समझिएगा। आपसे कहा जाता है कि कंसाइनर हैज कंसाइन्ड गुड्स टू कंसाइनी costing rupees 1 lakh. I'm just taking a hypothetical example. Costing rupees 1 lakh. He prepared pro forma invoice at invoice price. मतलब cost price में कुछ add करके वो invoice price पे बनाया to show a profit of 25% on invoice price. अब समझिएगा, सवाल ये उठता है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रो फॉर्मा इनवॉइस। प्रो फॉर्मा इनवॉइस का अमाउंट मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स किस प्राइस पे भेजा है? पहली बात, कॉस्ट पे तो नहीं भेजे हैं, क्योंकि क्लियरली कहा है pro forma invoice was prepared to show the profit of 25% above invoice price. एक कॉमन गलती जो बच्चा यहां करेगा, कॉमन गलती बच्चा पता है यहां पे क्या करेगा, वो सीधा 1 लाख रुपीस में 25% ऐड कर देगा और ये वैल्यू डिराइव करेगा 1,25,000, और उसको नहीं पता, वो स्टूडेंट नहीं जानता कि वो ये गलत कर रहा है। सर क्यों गलत हो रहा है ये? यहां पे आपको अमाउंट दिया है कॉस्ट का, और ये प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है आईपी का। हाउ कैन यू मल्टीप्लाई द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ इनवॉइस प्राइस विथ कॉस्ट प्राइस? यस, यू कैन मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस टू कॉस्ट प्राइस, इनवॉइस प्राइस टू इनवॉइस प्राइस, बट द चैलेंज इज फिगर दी है कॉस्ट प्राइस की और परसेंटेज दिया है आईपी का। तो ये मिस्ट्री को कैसे सॉल्व किया जाए? ये मिस्ट्री को सॉल्व करना है बिल्कुल आसान। मैं भी आपको यहां पे डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये पूरा डेरिवेशन जो है ये आता है एक बहुत ही सिंपल बेसिक फॉर्मूला से, बच्चों को भी पता होता है। फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब यहां पे हम उसको प्रॉफिट नहीं कहेंगे, यहां पे हम उसको कहेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे एक नए वर्ड से, जिस वर्ड का नाम है लोडिंग। सो हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। क्या कहते हैं दोस्तों हम उसे? सेलिंग प्राइस। तो यहां सेलिंग प्राइस को मैं स्लैश करके एक दूसरा वर्ड भी कह सकता हूं, इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस इज दैट प्राइस एट विच द प्रोफॉर्मा इनवॉइस इज प्रिपेयर्ड। सो ये चीज हमें समझने की जरूरत है बिफोर वी मूव अहेड विद दिस कंसेप्ट, दैट selling price may be invoice price or selling price may be above invoice price। मतलब जो हमारा कंसाइनी होता है वो कंसाइनी गुड्स को या तो आईपी पे बेच सकता है या आईपी से थोड़े हायर अमाउंट पे बेच सकता है। अब मैं यही वाला एग्जांपल लेता हूं जो अभी हमने देखा ऊपर। आपसे कहा गुड्स की कॉस्ट है 1 लाख और प्रॉफिट का परसेंट, लोडिंग का परसेंट है 25% ऑन कॉस्ट प्राइस, इनवॉइस प्राइस सॉरी। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, पहले तो ये परसेंट लिखता हूं 25% ऑन आईपी। सवाल ये है कि आईपी मुझे पता नहीं है, ठीक है, बट मैं एक काम कर सकता हूं, क्योंकि मुझे यहां पे दिया है
प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑफ इनवॉइस प्राइस, मैं यहां इनवॉइस प्राइस को अज्यूम कर लेता हूं एज 100। ठीक है, समझिएगा, मतलब जिसका प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है उसको हम 100 अज्यूम करेंगे। ये प्रॉब्लम ही नहीं आती थी अगर यहां पे दिया होता था प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट प्राइस, तो सिंपल 1,25,000 जो बच्चे ने मल्टीप्लाई किया बिल्कुल सही होता था। लेकिन यहां ये प्रॉब्लम अराइज क्यों हुई? क्योंकि फिगर दिया है कॉस्ट का और परसेंटेज दिया है आईपी का, है ना। तो हम 100 अज्यूम करते हैं। अगर इनवॉइस प्राइस 100 है तो लोडिंग कितना होगा? इनवॉइस प्राइस का 25% मतलब 25 रुपीज। Symbols as it is रहेंगे। So now what will be your cost price? Something plus 25 is equal to 100, and what is that something? Something is equal to 100 minus 25, that comes to 75. Guys, we know what is the percentage of loading on IP, correct? क्या फॉर्मूला है इसका? Profit upon IP into 100. So this we already know, but जो हमें पता नहीं है वो क्या है? We don't know percentage of IP over CP. इसका फॉर्मूला क्या होगा? Loading upon cost price multiplied by 100. What is the amount of loading? 25 divided by what is the cost price? 75 multiplied by 100, and if you do this, take this on calculator, you will get answer as 33.33% or 1/3. इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है कि ये 25% ऑन इनवॉइस प्राइस, इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, इट इज इक्वल टू 33.33% ऑन कॉस्ट प्राइस। तो सॉल्व करके देखते हैं यहां पे कैसे होता है। यही फिगर्स को मैं ले रहा हूं, कंटिन्यू कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। सो दोस्तों 1 लाख रुपीस मेरी कॉस्ट प्राइस है। जैसा कि हमने कैलकुलेट किया है कि 1 लाख पे प्रॉफिट का परसेंटेज होता है 33.33%। ओके, मतलब हाउ मच शुड बी, ओके आई पुट इट इन वैल्यूज, 33,333, दिस इज 33.33% of cost price. So how much will be my invoice price? It will be 1,33,333, correct? अब मुझे क्या देखना है? मुझे पता है कि ये जो फिगर है ये इसका 33.33% है। मुझे क्रॉस वेरीफाई क्या करना है, क्या ये फिगर इसका 25% है या नहीं है। अगर ये फिगर इनवॉइस प्राइस का 25% होता है मतलब हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट है। टेक ऑन योर कैलकुलेटर माय डियर फ्रेंड्स, 33,333 डिवाइडेड बाय 33,333 डिवाइडेड बाय 1,33,333 मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड चेक करो राउंडिंग ऑफ में, आर यू गेटिंग आंसर एज 25%? यस माय डियर फ्रेंड्स, इट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट। इसका मतलब पता है क्या है? ये एक एग्जाम्पल से दोस्तों यहां प्रूव हो रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं दोस्तों, ये रिविजनरी सेशन है, मैं बहुत डिटेल नहीं जाने वाला हूं, हम ओवरव्यू करने वाले हैं और थोड़ा फास्ट जाने वाले हैं। सो प्लीज बेयर विद मी। आप अगर डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं कंसाइनमेंट का, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट का, तो मेरा डिटेल वीडियो यूट्यूब पे अपलोडेड है, जिसकी लिंक भी मैंने यहां डिस्क्रिप्शन में शेयर की है, जिसको आप देख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। So guys, let's do analysis of ICAI CA Foundation एग्जामिनेशन पेपर्स, करेक्ट? तो ये एनालिसिस जो अभी हम यहां देखने वाले हैं, ये एनालिसिस हम करेंगे सिर्फ इस टॉपिक का। सो इस तरीके का ये एनालिसिस हम हर टॉपिक में कर रहे हैं। तो हमारे पास अभी अवेलेबल कौन कौन से पेपर्स हैं? सो वी हैव राइट नाउ अवेलेबल विद अस May 2018, November 2018 एंड May 2019 पेपर। और आप लोग जो देने जा रहे हैं एग्जाम, वो एग्जाम है कौन सी? नवंबर 2019 एग्जाम, करेक्ट? सो माय डियर फ्रेंड्स, ये एनालिसिस में मैं आपको बताऊंगा कि ये तीनों पेपर्स में कंसाइनमेंट अकाउंट का क्वेश्चन किस क्वेश्चन नंबर में आया था, वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का था, और उस क्वेश्चन के कुछ key points, something in brief about the
question, correct? What that question was exactly talking about. So my dear friends, May 2018 में question number 2A was asked for 10 marks on the topic consignment account. May 2018 दोस्तों CA फाउंडेशन न्यू सिलेबस की पहली एग्जाम, और पहली ही एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 2A आया था 10 मार्क के लिए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था दोस्तों। ये क्वेश्चन में टर्म्स थे कॉस्ट प्राइस, कंसाइनर ने गुड्स भेजे थे कॉस्ट प्राइस पे, इसके अलावा यहां पे था कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल लॉस। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया था क्वांटिटीज यहां दी थी, तो अगर क्वांटिटीज दी होती है तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन रिलेटिवली आसान हो जाता है, और यहां पे लॉस इन ट्रांजिट था, मतलब एबनॉर्मल लॉस का एडजस्टमेंट था। सो इस तरीके से बिल्कुल मैनेजेबल क्वेश्चन था, बिल्कुल ही नॉर्मल क्वेश्चन था जो आसानी से किया जा सकता है। नवंबर 2018 अगली एग्जाम, नए सिलेबस की सेकेंड एग्जाम, यहां पे क्वेश्चन नंबर 4A, ये क्वेश्चन आया था 10 मार्क्स का ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। दोस्तों ये जो क्वेश्चन आया था ये मई 2018 के कंपैरिजन से और आसान क्वेश्चन था, जहां पे इंस्टीट्यूट ने दिया था कॉस्ट प्राइस, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, क्वांटिटीज दी थी और सिर्फ नॉर्मल कमीशन का कैलकुलेशन यहां करना था। दोस्तों हैरानी तब हुई जब May 2019, which is the immediate previous examination, in this previous examination there was no question on this topic consignment account। और अब उठता है सवाल हमारा क्या होगा नवंबर 2019 में, दोस्तों क्या आएगा इस टॉपिक से। दोस्तों मैं अगर यहां मेरा ओपिनियन आपसे शेयर करना चाहूं तो मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, गट फीलिंग है 100% इस टॉपिक से कि यहां क्वेश्चन आएगा, और जो भी क्वेश्चन आएगा वो बिल्कुल मैनेजेबल होगा। हाउ नवंबर 2019 एग्जाम इज डिफरेंट फ्रॉम May 2019 एग्जाम, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। इफ यू रिमेंबर फर्स्ट एपिसोड जो था हमारा प्लानिंग एपिसोड, उस एपिसोड में मैंने आपको इसके बारे में बताया था, तो वो चीज ध्यान रखिएगा। मेरे इंस्टिंक्ट्स कहते हैं कि नवंबर 2019 एग्जाम में, सीए फाउंडेशन के एग्जाम में दोस्तों कंसाइनमेंट अकाउंट पे शॉर्ट एक क्वेश्चन आएगा 10 मार्क का। तो आज जो हम ये बास्केट लेके आए ना पहले एपिसोड से, इस बास्केट में आज हम फिर से 10 मार्क यहां ऐड करने जा रहे हैं। ये चीज आपको समझना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैं आता हूं दोस्तों आरटीपी एनालिसिस पे। तो आरटीपीज हमारे पास अवेलेबल है 4। वी हैव आरटीपी ऑफ द वेरी फर्स्ट एग्जामिनेशन, दैट इज May 2018, देन November 2018, May 2019, and your RTP for your attempt is also available. Those who have missed out the episode number 1 and episode number 2, मैं आप लोगों के लिए बताना चाहूंगा what is an RTP. My dear friends, RTP means revision test papers. CA Foundation students के लिए पेपर नंबर 1 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग, एंड पेपर नंबर 2 दैट इज बिजनेस लॉ, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग के रिविजनरी टेस्ट पेपर सीए इंस्टीट्यूट अवेलेबल करवाता है बच्चों के लिए हर एग्जाम से पहले। तो नवंबर 19 के बच्चों के लिए आरटीपी अवेलेबल है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गूगल ड्राइव में सब कुछ आपके लिए स्टोर किया है, सिर्फ आपको वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को एक्सेस करना है और उसे डाउनलोड करना है। और यहां पे है लेटेस्ट आरटीपी नवंबर 2019 आरटीपीस, करेक्ट। ये चारों आरटीपीस को अगर मैं एनालाइज करता हूं दोस्तों, तो ये आरटीपीस के अंदर सारी आरटीपीस में हम देखेंगे कि विच इज द क्वेश्चन नंबर, करेक्ट। ये तो बिल्कुल यूनिफॉर्म है हर आरटीपी में। क्वेश्चन 9A इज बेस्ड ऑन कंसाइनमेंट, एंड नवंबर में इट्स ओनली क्वेश्चन नंबर 9। अब यहां पे हम क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। क्या है वो एनालिसिस? हम यहां देखेंगे कि कंसाइनर ने कंसाइनी को किस टर्म्स पे गुड्स भेजे, कॉस्ट प्राइस या इनवॉइस प्राइस। उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे कौन कौन सा कमीशन कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। क्लोजिंग स्टॉक के लिए आपको यहां पे क्या दिया है, क्वांटिटीज दिया है, फ्रैक्शन दिया है या परसेंटेज दिया है, करेक्ट। और लास्ट में हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में आपको कौन से लॉस का ट्रीटमेंट करने के लिए कहा है, वेदर इट इज नॉर्मल लॉस और वेदर इट इज एबनॉर्मल लॉस। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं, एनालाइज करने वाले हैं। अगर मैं यहाँ बात करता हूं सबसे पहले एग्जाम की दोस्तों, May 2018 एग्जाम की, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन दिया था। वैसे तो जनरली आरटीपी का लेवल नॉर्मल लेवल से ऊपर होता है, बट ऐसा नहीं हुआ। टर्म्स थे कॉस्ट प्राइस,
और कमीशंस की मैं अगर बात करूं तो यहां नॉर्मल कमीशन भी दिया था और स्पेशल कमीशन भी दिया था। स्पेशल कमीशन इज वर्थ सीइंग। आपको यहां पे इस क्वेश्चन में क्वांटिटीज दी थी, करेक्ट। और लॉसेस के लिए अभी हम डिस्कस नहीं करते हैं। अगर मैं नवंबर 18 की बात करूं तो टर्म्स थे आईपी, नॉर्मल कमीशन प्लस स्पेशल कमीशन। स्पेशल कमीशन वाज वेरी मच नॉर्मल आपको दिया था, और क्वांटिटीज अगेन आपको यहां पे रेशियो दिया था, सॉरी नवंबर में रेशियो दिया था। मैं बात करता हूं मई 2019 की प्रीवियस आरटीपी के दोस्तों, तो यहां पे इनवॉइस प्राइस थे टर्म्स ऑफ इशू, आपको दिया था नॉर्मल कमीशन प्लस आपको दिया था स्पेशल कमीशन। इसके अलावा आपको यहां क्वांटिटीज दी थी। और अब मैं बात कर रहा हूं नवंबर 2019 की दोस्तों, तो यहां आईपी के टर्म्स थे, नॉर्मल कमीशन और स्पेशल कमीशन था। यहां पे आपको दिया गया था परसेंटेज और यहां पे आपको दिया गया था एबनॉर्मल लॉस। दोस्तों लॉसेस के ट्रीटमेंट से डरना नहीं है, आसान है। जैसा मैंने आपसे लास्ट एपिसोड में भी कहा था और जैसा मैंने एपिसोड नंबर 1 में कहा था, दैट माय डियर फ्रेंड्स, इन ईच एंड एवरी वीडियो, हर एपिसोड जो हम कर रहे हैं, ये है एपिसोड नंबर 3, हर एपिसोड में हम सॉल्व करने वाले हैं ये 2 आरटीपी के क्वेश्चंस यहां अभी इसी वीडियो में। तो आपके लिए एक्शन प्लान क्या है इस वीडियो के बाद? बिफोर वी सॉल्व दीज 2 क्वेश्चंस, आई वुड लाइक टू ले डाउन द एक्शन प्लान फॉर यू। दोस्तों ये वीडियो होने के बाद आपको करना क्या है, मतलब आप अगर मेरे साथ करना चाहते हैं, और शॉर्ट मैं आपको गारंटी देता हूं 60 मार्क अकाउंट्स में, तो आपको यहां पे करना क्या है दोस्तों, ये वीडियो होने के बाद आपको ये 2 आरटीपीस को सॉल्व करना है। कौन से 2 आरटीपीस? मई 2018 एंड नवंबर 2018 के आरटीपीस को सॉल्व करना है। और उसके अलावा अगर पॉसिबल है तो ये 2 एग्जाम पेपर्स, इन दोनों को भी आपको सॉल्व करना है। और उसके अलावा आपके जो भी क्लास के स्टडी मटेरियल है, जो भी मॉड्यूल से आप स्टडीज कर रहे हैं, वो मॉड्यूल से आपको बाकी ये टॉपिक को रिवाइज करना है। दोस्तों आज 1 घंटे का ये वीडियो होने के बाद 2 घंटे आप और दीजिए इस टॉपिक को, और आज ही इस टॉपिक को यहां खत्म कर दीजिए, करेक्ट। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि हमारा जो बास्केट है जिसमें अभी तक 10 मार्क्स है, उसमें आज 10 मार्क्स और हम यहां ऐड करके ही जाएंगे, करेक्ट। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस सॉल्व मई 2019 आरटीपी क्वेश्चन नंबर 9A ऑन द टॉपिक कंसाइनमेंट अकाउंट। सो दोस्तों, Mr. Green of New Delhi purchased 10,000 pieces of sarees at rupees 100 per saree. Out of these, 6,000 sarees were sent on consignment. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग है। Goods sent on consignment. How many units are sent on consignment? It is not 10,000. Consignor have purchased 10,000. Out of 10,000, he have sent on consignment 6,000 sarees. टू मिस्टर वाइट। मतलब दोस्तों मिस्टर ग्रीन कौन हो गए? मिस्टर ग्रीन बिकम्स दी कंसाइनर, और मिस्टर वाइट कौन हो गए? मिस्टर वाइट इज कंसाइनी एट द सेलिंग प्राइस ऑफ 120 पर सारी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये 120 पर सारी आपको क्या दिया है? दिस इज द सेलिंग प्राइस। एक सेकेंड, सबसे पहले क्वांटिटीज दिया है यहां पे, ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में हमें क्वांटिटी दी है, टर्म्स ऑफ इशू है आईपी। कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स 100 रुपए पे नहीं भेज रहा है, 100 रुपए उसकी कॉस्ट प्राइस है, वो गुड्स किस प्राइस पे भेज रहा है? इनवॉइस प्राइस पे सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद कंसाइनर हैज पेड 3,000 पैकिंग एंड फ्रेट। मिस्टर वाइट सोल्ड 5,000 सारीज। कंसाइनी हैज रिसीव्ड 6,000, consignee has sold 5,000, so closing stock is how much? 1,000 sari, but the selling price of sari is 125. Important, मैंने आपको क्या बताया था? Consignee may sell goods at IP, may not sell goods at IP. What is IP? 120 per sari, but ये 125 पर सारी ये क्या है? दिस इज योर सेलिंग प्राइस, करेक्ट। एंड इंकर्ड 1,000 फॉर सेलिंग एक्सपेंसेस एंड रेमिटेड 5 लाख टू न्यू दिल्ली ऑन अकाउंट। मिस्टर व्हाइट इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन टोटल सेल। 5% ऑन टोटल सेल, ये है कौन सा कमीशन? नॉर्मल कमीशन, प्लस अ फर्दर कमीशन एट 20% ऑफ सरप्लस रियलाइज। वेरी गुड, फैंटास्टिक, ये है स्पेशल कमीशन।
यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ग्रीन. सो मिस्टर ग्रीन मतलब कंसाइनर के बुक्स में बनाना है कंसाइनमेंट अकाउंट. ध्यान दीजिएगा, एक्सीडेंट पॉइंट है. एंड मिस्टर ग्रीन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर व्हाइट. कंसाइनी के बुक्स में कंसाइनर का अकाउंट बनाना है. पहले हम एक काम करते हैं, हम यहां पे सिर्फ फोकस करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट पे. मिस्टर ग्रीन कंसाइनर के बुक्स में बनाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट. और दोस्तों आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहां साइड में टी फॉर्मेट में बना रहा हूं कंसाइनी अकाउंट. इवन दो क्वेश्चन में कहा नहीं है, बट जस्ट आपके और मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहां टी फॉर्मेट में ही बना रहा हूं कंसाइनी अकाउंट. ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं. सो कंसाइनमेंट अकाउंट हम यहां बना रहे हैं. फॉर्मेट्स मैं पहले बना के लेके आया हूं आपके लिए ताकि टाइम हमारा ज्यादा वेस्ट ना हो. इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जामिनेशन टिप मैंने आपको दिया था एपिसोड नंबर 1 में, ध्यान रखिएगा. ऑल दी सीए पेपर्स, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल टू बी रिटन कंपल्सरी विद द ब्लैक इंक ओनली. सो ऑब्जर्व दैट. पर्टिकुलर्स, अमाउंट, क्रेडिट एंड डेबिट. सो सबसे पहले कंसाइनर हैज सेंट हाउ मेनी साड़ीज, 6000 साड़ीज टू कंसाइनी. क्या जनरल एंट्री हमने पढ़ी थी, आज ही के लेक्चर में हमने रिवाइज किया था. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट. हाउ मेनी साड़ीज, 6000 साड़ीज इंटू 120. आईपी पे गुड्स जा रहे हैं, 6000 इंटू 120 कीजिए दोस्तों, चेक करो. इज इट कमिंग 7,20,000? करेक्ट. अब क्योंकि ये एंट्री आपने पास की है इनवॉइस प्राइस पे, तो आपको लोडिंग को रिवर्स करना होगा. हमने क्या जनरल एंट्री देखी थी उसकी, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट. तो कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट. सो 7,20,000 में लोडिंग इंक्लूडेड है. लोडिंग है कितना, ये बहुत ही आसान है कैलकुलेशन. मैं रेड से लिख रहा हूं, एग्जाम में रेड यूज नहीं करना है. 6000 साड़ीज इनटू एक साड़ी पे लोडिंग कितना है, 20 रुपीज. कैसे आया 20 रुपीज, कंसाइनर की कॉस्ट 100 और आईपी 120, सो 20 रुपीज. सो दिस अमाउंट बिकम्स हाउ मच, 1,20,000. करेक्ट. नाउ कंसाइनर हैज पेड 3,000 एज पैकिंग एंड फ्रेट. कंसाइनर के एक्सपेंसेस एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट 3,000. ओके. एंड कंसाइनी हैज सोल्ड 5,000 साड़ी एट 125 ईच. सो कंसाइनी के सेल्स की एंट्री होती है कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट. सो बाय कंसाइनी अकाउंट ही हैव सोल्ड 5,000 sarees at rupees 125 each. So 5,000 into 125, this amount becomes to 6,25,000. मैंने यहाँ टी फॉर्मेट में कंसाइनी अकाउंट बनाया है. कंसाइनी अकाउंट को डेबिट करता हूं 6,25,000. प्लीज अंडरस्टैंड, कंसाइनर के लिए कंसाइनी इज नॉट एक्चुअली, बट इट इज लाइक व्हाट, कंसाइनी इज लाइक डेटर. एक्चुअली डेटर नहीं है, क्योंकि कंसाइनमेंट में कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स बेचता है, ना कि बेचता है. तो ये डेटर नहीं है, ही इज लाइक डेटर. ठीक है. अब कंसाइनी ने उसमें कुछ एक्सपेंसेस इंकर किए हैं. कौन से एक्सपेंसेस है, सेलिंग एक्सपेंसेस. दोस्तों ध्यान रखना है, सेलिंग एक्सपेंसेस कैसे एक्सपेंसेस होते हैं, दे आर रिकरिंग एक्सपेंसेस. 1,000 रुपीज फॉर सेलिंग एक्सपेंसेस. क्या जनरल एंट्री होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट क्रेडिट. 1,000 रुपीज के सेलिंग एक्सपेंस है, इसको भी मैं यहां करता हूं क्रेडिट. ओके. कंसाइनी हैज गिवन एन एडवांस ऑफ रुपीज 5 लाख. ठीक है. 5 लाख रुपीज की एंट्री क्या होती है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट. कंसाइनमेंट में कोई एंट्री नहीं आएगी, कंसाइनी अकाउंट के क्रेडिट में आएगा 5 लाख रुपीज. कंसाइनी वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ टोटल सेल प्लस अ फर्दर कमीशन ऑफ 20% ऑफ सरप्लस प्राइस रियलाइज. ठीक है. सबसे पहले कमीशन की जनरल एंट्री क्या होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट क्रेडिट.
करेक्ट। अब ये कंसाइनी का हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे कमीशन, ठीक है, अलग से कैलकुलेट करेंगे। कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे कमीशन कंसाइनी का, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं निकालता हूं नॉर्मल कमीशन, करेक्ट। आई फर्स्ट कैलकुलेट नॉर्मल कमीशन। नॉर्मल कमीशन इज इक्वल टू हाउ मच, 5% ऑन टोटल सेल। प्लीज अंडरस्टैंड, टोटल सेल का है, टोटल सेल कितना है, 6,25,000। तो 6,25,000 का 5% ये आपको देगा नॉर्मल कमीशन का अमाउंट, दैट इज 31250। और फिर का है आपको स्पेशल कमीशन, इट इज इक्वल टू 20% ऑफ सरप्लस रियलाइज्ड। सरप्लस रियलाइज कितना किया है, तो आपने बेची है 5,000 साड़ीज और हर साड़ी पे आपने सरप्लस रियलाइज किया है 5 रुपए का। कैसे आया ये 5 रुपए, प्लीज अंडरस्टैंड। सेलिंग प्राइस है 125 और इनवॉइस प्राइस है 120। तो आपने इनवॉइस प्राइस के ऊपर जो अमाउंट रियलाइज किया ना उसको कहते हैं सरप्लस। तो 5,000 इंटू 5, 25,000 का 20%, दैट इज रुपीज यहाँ पे 5,000 और होगा। तो दोस्तों टोटल कमीशन होता है 36,250। तो कंसाइनमेंट के डेबिट में आता हूं, मैं लिखता हूं 36,250 और यहां क्रेडिट करता हूं 36,250, करेक्ट। और उसके बाद में क्या बचता है, 6,000 साड़ी दी थी, 5,000 बेच दी है, बचा है क्लोजिंग स्टॉक 1,000 साड़ी का। और ये 1,000 साड़ी का हमें करना है वैल्यूएशन। सो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होगा कौन से प्राइस पे, इनवॉइस प्राइस पे, क्योंकि ओरिजिनली कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स किस प्राइस पे दिए थे, इनवॉइस प्राइस पे। सो 5,000 साड़ीज इनटू 120, करेक्ट, प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय कंसाइनर। चेक कीजिए कंसाइनर के एक्सपेंसेस कितने हैं, 3,000 rupees. So 3,000 rupees, this was for 6,000 sarees and our closing stock is 1,000 sarees. Plus proportionate non-recurring expenses. अगर आप देखोगे इस पूरे क्वेश्चन में कंसाइनी का एक ही एक्सपेंस दिया और वो भी सेलिंग एक्सपेंस है, वो भी रिकरिंग है, मतलब नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे कंसाइनी के हैं नील, करेक्ट। तो अगर हम इसका टोटल लेते हैं तो 50,000 इंटू 120 दोस्तों ये आता है 1,20,000, नो 155,000, सॉरी इट्स 1,000 साड़ीज, आई एम सो सॉरी। तो 1,20,000 आता है, प्लस हमें इसमें ऐड करना है कंसाइनी के एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं 500 रुपीज। सो प्लस यहां पे आ रहा है 0। सो टोटल वैल्यूएशन हो रहा है 1,20,500। ये 1,20,500 दोस्तों कौन सी प्राइस है, इनवॉइस प्राइस। क्या जनरल एंट्री होती है कंसाइनमेंट स्टॉक की, हमने देखा था कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। सो बाय कंसाइनमेंट स्टॉक इनटू ब्रैकेट आईपी 1,20,500। और अब हमें रिवर्स करना होगा इसका लोडिंग। तो ये 1,20,500 में लोडिंग कहां छुपा है, लोडिंग छुपा है इस अमाउंट में। ये देखिए 120 रुपीज इज द इनवॉइस प्राइस, करेक्ट। तो इसमें हमें निकालना है दैट इट इंक्लूड्स लोडिंग। लोडिंग कितना है दोस्तों इसमें, 120 आईपी माइनस 100 रुपीज इज द कॉस्ट प्राइस, 20 रुपीज पर साड़ी लोडिंग है, इंटू 1,000 साड़ीज, मतलब लोडिंग का अमाउंट कितना है यहाँ पे 20,000 रुपीज। तो लोडिंग की एंट्री हम क्या पास करते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। और अब हम इस अकाउंट को करते हैं क्लोज, इस अकाउंट को करते हैं बैलेंस। विल टेक टोटल ऑन क्रेडिट साइड 8,65,500। आपका टाइम सेव होना चाहिए इसलिए सारे कैलकुलेशंस मैं करके आया हूं। और फिर हम निकालते हैं प्रॉफिट। द प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट इज ट्रांसफर टू विच अकाउंट, P&L अकाउंट, एंड द प्रॉफिट फिगर कम्स एट 85,250, करेक्ट। अब मैं आता हूं ये दूसरे अकाउंट में। प्लीज अंडरस्टैंड,
हम यहाँ पे पहले हमारा ये कंसाइनी अकाउंट भी करते हैं क्लोज। कंसाइनी अकाउंट में अगर क्लोज करता हूं तो टोटल आती है 6,25,000 ऑन डेबिट साइड। आई राइट डाउन सेम टोटल ऑन क्रेडिट साइड 6,25,000 और उसमें से मैं ये सारे अमाउंट्स माइनस करता हूं तो बैलेंसिंग फिगर जो आता है दैट इज 87,750। मतलब इतना अमाउंट मुझे कंसाइनी से लेना है। क्वेश्चन में कंसाइनी अकाउंट नहीं पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि आपको बनाना है मिस्टर वाइट के बुक्स में, मतलब कंसाइनी के बुक्स में मिस्टर ग्रीन अकाउंट। मिस्टर ग्रीन कौन है उसके लिए? कंसाइनर। तो बिल्कुल ऑपोजिट होगा, इट इज लाइक क्रेडिटर्स अकाउंट, करेक्ट। तो जैसे कंसाइनर के लिए कंसाइनी डेटर है, वैसे ही कंसाइनी के लिए कंसाइनर क्या है? क्रेडिटर है। तो सबसे पहले अब हम है कौन? कंसाइनी। हमने गुड्स बेचे हैं तो हमें उसको पैसा देना है। हमने गुड्स बेचे हैं, वो पैसा हमारा नहीं है। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, हमारे कंसाइनी के बुक्स में कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट क्रेडिट। सो कंसाइनर अकाउंट के क्रेडिट में आएगा बाय कैश, बैंक या डेटर्स अकाउंट, करेक्ट। क्रेडिट सेल किया है तो 6,25,000। We have paid for expenses of consignment. How much we have paid? 1,000. What entry we will pass? Consignor account debit to cash or bank account. 1,000 रुपीज हमने एक्सपेंस पे किया है, करेक्ट। हमारा कमीशन ड्यू हो रहा है 36250। ध्यान से समझना, हमारा कमीशन ड्यू हो रहा है, रिसीव नहीं हुआ है। क्या एंट्री होगी? कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू दिस कमीशन इज माई इनकम, कमीशन अकाउंट क्रेडिट 36250। और कोई ट्रांजैक्शन दिख रहा है? आप देखेंगे बिल्कुल इसका मिरर है। हमने उसको एडवांस दिया 5 लाख रुपीस, डेबिट द रिसीवर, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट 5 लाख। और अब ये अकाउंट करेंगे क्लोज, दैट इज द अमाउंट वी हैव टू पे। चेक कीजिए क्वेश्चन में वो पे कर रहा है या पे करना बाकी है। ओके, सो कुछ दिया नहीं है तो वी कैन अज्यूम कि वो पे कर रहा है। फाइनल सेटलमेंट कर सकते हैं हम टू कैश और बैंक अकाउंट। फाइनल सेटलमेंट हाउ मच दिस अमाउंट विल बी, जितना हमने बैलेंस निकाला था 87,750, करेक्ट। सो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आपने देखा है सारे कैलकुलेशंस किस तरीके से किए हमने। और अब हम सॉल्व करते हैं नवंबर 2019 का आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों अब हम देखने जा रहे हैं नवंबर 2019 लेटेस्ट आरटीपी का क्वेश्चन। और मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चन पहले वाले से भी आसान है, मजा आएगा। सॉल्व करते हैं। मनोज ऑफ नोएडा कंसाइन टू किरण ऑफ जयपुर। सबसे पहले कौन है? सी और सीई, मनोज कंसाइनर और किरण कंसाइनी। गुड्स टू बी सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस। ओके, टर्म्स हमें मिल गए। आईपी है यहां पे विच रिप्रेजेंट्स 125% ऑफ कॉस्ट। आईपी इज 125% ऑफ कॉस्ट, तो मतलब कॉस्ट कितना होगा? 100। आईपी इज 125% ऑफ कॉस्ट, तो कॉस्ट होगा 100। अगर कॉस्ट है 100, सुनना ध्यान से, कॉस्ट है 100, आईपी है 125, तो लोडिंग कितना होगा? 100 और 125 दोनों का डिफरेंस है 25। Kiran is entitled to a commission of 10% of sales at invoice price and 25% of any excess realized. मतलब normal commission, मतलब special commission. The expenses of freight and insurance incurred by Manoj were 15,000. The account sale received by Manoj shows that Kiran has effected sales amounting to 1,50,000 in respect of 75% on consignment. 75%. मैंने आपसे कहा था या तो क्वांटिटी होगी या फ्रैक्शन होगा या परसेंटेज होगा। यहां पे क्या दिया है? परसेंटेज दिया है। ओके, हिज सेलिंग एक्सपेंसेस टू बी रीइंबर्स्ड वर 12,000। 10% ऑफ consignment goods of the value of 18,750 were destroyed in fire.
क्या है दोस्तों ये? एबनॉर्मल लॉस। किरण remitted the balance in favor of Manoj. You are required to prepare just consignment account in the books of Manoj, that is consignor. सिर्फ एक अकाउंट बनाना है, खत्म। मनोज के बुक्स में, कंसाइनर के बुक्स में बनाना है दोस्तों आपको कंसाइनमेंट अकाउंट। लेकिन आपको पता है इस पूरे क्वेश्चन की खासियत क्या? मुझे बड़ा पसंद आया क्वेश्चन। सोचो जरा क्या हो सकती है इस क्वेश्चन की खासियत। व्हाट डू यू थिंक? क्वेश्चन यार एक ही बार पढ़ो, पर ऐसा पढ़ो कि पूरा समझ में आ जाए, बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़े, एक स्टोरी की तरह क्लियर हो जाए। दोस्तों पता है इस क्वेश्चन की सबसे खास बात क्या है? इस क्वेश्चन में मनोज ने किरण को कितने के गुड्स भेजे हैं वो अमाउंट कहीं दी नहीं है। मतलब दोस्तों यू आर नोवेयर गिवन the value, cost price और invoice price of goods sent on consignment। ये है यहां की मजे वाली बात। मजा आएगा क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। दोस्तों समझिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले कुछ जनरल चीजें यहां पे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कॉस्ट प्राइस प्लस लोडिंग इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। दोस्तों एक चीज तो पक्की है, मनोज यहां गुड्स आईपी पे नहीं बेच रहा है ना, क्योंकि स्पेशल कमीशन क्या कह रहा है? सरप्लस रियलाइज। तो ये आईपी में कुछ प्रॉफिट ऐड हुआ है और फिर मिल रहा है सेलिंग प्राइस, है ना। तो हम यहां पे सबसे पहले क्या लेते हैं? अज्यूम्ड फिगर्स। अज्यूम्ड फिगर्स मतलब क्या? मनोज जो गुड्स दे रहा है इट इज एट 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो IP is 125 and if IP is 125 cost is 100, so how much will be loading? 25। अब यहां से मुझे कुछ परसेंटेज मिलेगा। क्या परसेंटेज मिलेगा? कैन आई से लोडिंग इज 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। चेक करो, 25 अपॉन 100 इंटू 100 और 25% ऑन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 20% ऑन इनवॉइस प्राइस। ये भी आप करके देख सकते हैं। 25 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100 इट विल कम एज 20%। ठीक है। अब मनोज ने कुछ गुड्स कंसाइन किए होंगे जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। ये जो गुड्स कंसाइन किए हैं इसमें से आपको कहा है 10% ऑफ गुड्स वर डिस्ट्रॉयड इन फायर एट जयपुर गोडाउन, मतलब कंसाइनी के यहां पे। लेकिन उससे पहले मनोज ने कुछ गुड्स बेच दिए हैं। आपसे कहा है 75% गुड्स बेच दिए हैं। इसको थोड़ा मैं शिफ्ट करता हूं। ठीक है, गुड्स कंसाइंड, गुड्स सोल्ड, गुड्स डिस्ट्रॉयड, और ये सब के बाद में क्या मिलेगा? क्लोजिंग स्टॉक। सो दोस्तों यहां क्वांटिटी नहीं दी है पर परसेंटेजेस दिए हैं, उसको कैसे यूज किया जा सकता है ध्यान दीजिएगा। सपोज गुड्स कंसाइंड आर 100%। सो आपसे कहा है कि 75% गुड्स आर सोल्ड। समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्वांटिटीज नहीं दी है तो टोटल जो गुड्स कंसाइन किए होंगे वो होंगे 100%, उसमें से 75% बेच दिए हैं। गुड्स डिस्ट्रॉयड आर 10%. So how much will be closing stock? 100 minus 75 minus 10, your closing stock will be how much percent? 15%. समझ में आ रहा है? ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। लेकिन ये तो यार सिर्फ परसेंटेजेस हैं, वैल्यूज कैसे निकाली जाए? तो ये क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन को मैंने येलो से हाईलाइट किया है। 10% ऑफ कंसाइनमेंट गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 18750 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। वो जो 10% गुड्स जल गए ना उसकी वैल्यू दी। एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट नहीं है, समझना, ये उसकी वैल्यू है। वैल्यू कितनी है? 187,500। अगर 10% गुड्स, दोस्तों ध्यान देना, अगर वो 10% गुड्स की वैल्यू है, कैन आई राइट दिस फिगर हियर, 187,500 है, तो हम इससे पूरा टेबल कंप्लीट कर सकते हैं। अगर 10% 18750, मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी 18750। अगर ये 10% है ना दोस्तों तो 100% होगा 187,500। समझ में आ रहा है आपको? रिवर्स कैलकुलेशन करके तो 1,87,500 के जो गुड्स थे उसकी ये टोटल आईपी थी। पहली जर्नल एंट्री क्या होती है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट।
1,87,500। अब ये 1,87,500 आईपी है, तो इसमें लोडिंग को रिवर्स करना होगा। एंट्री होती है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। सो बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब इसमें से लोडिंग कैसे निकाला जाए, हमने परसेंटेज निकाला है। 187,500 का 20% होगा लोडिंग। इसमें लोडिंग इंक्लूडेड है 27%, दैट कम्स टू 37,500। तो दोस्तों कॉस्ट कितनी बचेगी, 1,50,000। तो लोडिंग का अमाउंट हमें मिल गया 37,500। ये सबसे की फिगर है इस पूरे क्वेश्चन में। यहां से हमें पेनिट्रेट करना है, गुड्स डिस्ट्रॉय हुए 10%, उसकी वैल्यू दी है, वहां से सब कुछ हमें करना है कैलकुलेशन। अब आपसे कहा 75% गुड्स बेचे हैं उसने, नहीं, कुछ एक्सपेंसेस के बारे में दिया है। मनोज के एक्सपेंसेस हैं 15,000। लेट्स नॉट ब्रेक द ऑर्डर। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट 15,000। ओके, कमीशन के बारे में बात हुई है, बाद में देखेंगे। एक्सपेंसेस हो गए। अकाउंट सेल शोज दैट 75% गुड्स आर सोल्ड फॉर 1,50,000। समझना, 75% गुड्स बेचे हैं फॉर 1,50,000। फॉर 1,50,000 मतलब दोस्तों ये 1,50,000 है मेरी सेल्स वैल्यू, टोटल सेलिंग प्राइस। अब मुझे निकालना है 75% गुड्स की आईपी। तो अगर 100% गुड्स की आईपी है 1,87,500, तो 75% की होगी 1,40,625। दोस्तों इसका मतलब पता है क्या, 1,40,625 के गुड्स 1,50,000 में बेचे हैं, मतलब प्रॉफिट सरप्लस यहां रियलाइज किया है 9,375। करेक्ट। अब ये दो अमाउंट्स पे बनेगा उसका कमीशन। सबसे पहले सेल की एंट्री करते हैं, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। सो बाय कंसाइनी अकाउंट 1,50,000। और अब हम कैलकुलेट करते हैं कमीशन। एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। कमीशन कैसे है, 10% ऑन सेल्स एट आईपी एंड 25% ऑफ सरप्लस। ठीक है, कैलकुलेशंस आसान है। सेल्स एट आईपी 1,40,625 का 10% और सरप्लस का 25%, 9,375 का 25%. Correct? I hope you understood this calculation. It's absolutely easy. So total commission comes to 16,406, rounded off figure 16,406. कंसाइनी के एक्सपेंसेस है 12,000. एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट 12,000. Okay, now what is left? Goods destroyed by fire. Very important. हमें करना है valuation of abnormal loss. मैंने आपसे क्या बताया था? Abnormal loss is always valued at cost price. 18750 is the IP of goods destroyed. ये IP में इंक्लूड होगा लोडिंग 3750. कैसे आया 3750? 20% ऑफ IP. तो हमें मिलेगी उसकी कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस कितनी है? 15,000. रुकना, हुआ नहीं है अभी. वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस. दोस्तों लॉस हुआ कहां? कंसाइनी के गोडाउन में. मतलब 15,000 तो बेसिक कॉस्ट हो गई गुड्स की, प्लस कंसाइनर के एक्सपेंसेस उसमें ऐड करना पड़ेगा. कंसाइनर के टोटल एक्सपेंसेस कितने थे चेक कीजिए, यहां पे आपको दिया है 15,000 इज द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर. 15,000 इज टोटल. हमें निकालना है प्रोपोर्शनेट. कितने परसेंट गुड्स लॉस हुए? 10%. सो दिस बिकम्स 16,500. समझ में आ रहा है? एबनॉर्मल लॉस इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस. समझो एबनॉर्मल लॉस कहां हुआ है? कंसाइनी के गोडाउन में हुआ है. मतलब कंसाइनर की बेसिक कॉस्ट और कंसाइनर के एक्सपेंस उस पर इंकर हो गए. एबनॉर्मल लॉस की जनरल एंट्री होती है एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट. सो बाय एबनॉर्मल लॉस 16,500. अब दोस्तों मेरे हिसाब से इसमें कुछ नहीं बचा है. लास्ट चीज बची है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. क्योंकि ओरिजिनली कंसाइनर ने गुड्स भेजे थे कंसाइनी को एट आईपी, तो स्टॉक का वैल्यूएशन भी होगा आईपी पे. सो हमें कुछ नहीं करना है. यहां पे जो एक हमें ये ब्रैकेट दिया है, इस बॉक्स को कंप्लीट करना है और फाइंड आउट करना है आईपी ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक. सो आप अगर 187,500 में से 140,625
18750 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको अमाउंट मिलेगा 28125। दिस इज आईपी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सो हम यहां करते हैं वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 28125 प्लस प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय कंसाइनर। कंसाइनर के टोटल एक्सपेंस है 50,000, उसका 15% प्लस प्रपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनिंग। हाँ, कंसाइनी ने 12,000 रुपए खर्चा किया है, पर 12,000 रुपए कैसा है, नेचर क्या है चेक करो, सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस कैसा होता है, रिकरिंग एक्सपेंस, मतलब हम यहां पे लेंगे नील। सो दिस अमाउंट कम्स टू 30375। सो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। सो कंसाइनमेंट स्टॉक 30375। लेकिन दोस्तों ये कौन सी प्राइस पे है, इनवॉइस प्राइस पे। तो अब इसमें होगा लोडिंग, जिसको हमें करना है रिवर्स। तो क्या एंट्री होगी, स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट, नो सॉरी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। 30375 में लोडिंग कहां इंक्लूडेड है, लोडिंग इज इंक्लूडेड इन दिस पार्ट। तो लोडिंग कैसे निकाल सकते हैं, ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या 20% ऑफ 28125, आप यहां से लोडिंग निकाल सकते हैं। That comes to 5625, correct? So my dear friends, that is how this is over. अब हमें लेना है टोटल्स। अगर मैं यहाँ टोटल लेता हूं तो डेबिट के टोटल है ज्यादा 2,36,531, 2,36,531, और यहाँ पे आ रहा है लॉस। लॉस कहाँ ट्रांसफर होगा, P&L अकाउंट में, और लॉस का अमाउंट आता है 2156। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दोनों ही क्वेश्चंस में इंस्टीट्यूट ने नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस नहीं दिए हैं, लेकिन एबनॉर्मल लॉस दिया है, यहाँ पे आईपी दिए हैं दोनों जगह। सो ये देख के मैं आपको सर्टनली कह सकता हूं, ऑन माई स्कोर मीटर दिस टॉपिक can be rated for 10 marks. It can be expected for 10 marks in November 2019 एग्जामिनेशन। तो दोस्तों यही कहना चाहूंगा आपसे कि कंसाइनमेंट इस टॉपिक से डरने की जरूरत नहीं है। टॉपिक है बहुत ही आसान, बस थोड़ा पैशन की जरूरत है, थोड़े सही डायरेक्शन की जरूरत है। और आज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि प्लीज बाकी 2 आरटीपीस के क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए। आपने जो मार्क करके रखा है, खुद के लिए प्रिपेयर कर रखा है कि जो लास्ट मोमेंट पे आपको रिवाइज करना है, वो जरूर रिवाइज करके रखिएगा। सो नाउ फ्रेंड्स, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हमने हमारे इस बास्केट में ऐड कर लिया और 10 मार्क्स। सो एपिसोड नंबर 2 बीआरएस के 10 मार्क्स और एपिसोड नंबर 3 कंसाइनमेंट के 10 मार्क्स, दैट फिल्स अवर बास्केट विद 20 मार्क्स। और मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि ये रिविजनरी सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। अगर आपको ये वेब सीरीज पसंद आ रही है और ये सेशन यूजफुल लग रहे हैं, तो प्लीज यार, बहुत मेहनत कर रहा हूं, इस वीडियो पे एक लाइक तो बनता है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड इफ यू फील दीज वीडियोस आर यूजफुल तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं ये सेशन कंक्लूड करने से पहले आपसे फिर से श्री हरिवंश राय जी बच्चन की वो कुछ पंक्तियां वापस कहना चाहूंगा। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं आती। सो दोस्तों, इसी तरह मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी स्टडिंग।